हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? अध्याय 9 चैप्टर ग्रेविटी है। किताब में जो सॉल्व करा रहा हूँ बालाजी की है, जिसके आंकिक प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर 8वां है। अब देखो 8वां कह क्या रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन करेगी यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, देखो यहाँ पे वेट की बात किया हुआ। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेट और मास दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है? तो जब वो द्रव्यमान का है तो उसको अच्छे से ध्यान देना, और जब वो भार कहे तो भी उसको अच्छे से ध्यान देना। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है? भार, और वो भी भार कहाँ पे? अर्थ पे। कितना दे रहा है? ये भार है जो है 50 केजी का है। कितने केजी का है? 50 केजी का है। चलो ठीक है। अब इसके बाद कहा है तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूर जाने पर, जाहिर सी बात है मैंने आपसे क्या बताया था कि पृथ्वी के जो है, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, ग्रेविटी हमेशा क्या होगी? कम होनी है, ठीक है? इतनी चीज समझ में आई? तो क्या कहा है? पृथ्वी के केंद्र से दूर जाने पर व्यक्ति का भार उसके पहले भार का 1/2 हो जाता है, मतलब आधा भार हो जाता है। पहले भार कितना था? अब कितना भार हो गया? ये पहले वाला भार था, आपको अब कितना हो गया भार? आधा हो जाएगा, मतलब 50 का आधा, मतलब 1/2 केजी का हो जाएगा। मतलब इन्हें इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 25 केजी हो जाएगा, ठीक है? अब हमसे कह रहा है कि पहले जो रेडियस रही होगी वो मान लो कि x रही होगी, ठीक है? पहले जो केंद्र से दूरी रही होगी क्या है? x। अब कह रहा है कि कितनी दूरी जाने पर, मतलब R2 हमें निकालना है, कितनी दूरी जाने पर उसका मास कितना हो जाएगा? 25 केजी हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? आपका रेडियस में खेला कर रहा है। किसमें खेला कर रहा है? रेडियस में खेला कर रहा है, ठीक है? किसमें खेला कर रहा है? रेडियस में खेला कर रहा है, ठीक है? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? जबकि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी दे दी गई है, ठीक है? तो चलिए, हम लोग कौन सा जानते हैं? F बराबर क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है? ये हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है कि नहीं है? अब देखो, भार क्या होता है? एक हिसाब से फोर्स ही तो होता है जो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर लगाती है। तो क्या हम इसको F1 और F2 नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कह नहीं सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, हमें दो चीज का कंपेयर कराना है। अगर मैं F1 लूंगा तो रेडियस कितनी रही होगी? जाहिर सी बात है F1 रही होगी, R1 रही होगी, सॉरी कितनी रही होगी? R1। अब F2 हमें दिया गया है, देखो, तो इसकी रेडियस हम लोग क्या लेंगे? R2 लेंगे। क्या लेंगे? R2 लेंगे। क्या उसके मास में, द्रव्यमान में उसके चेंज हो रहा है? क्या पृथ्वी का द्रव्यमान चेंज हो रहा है? नहीं। क्या जो भी वस्तु है उसका द्रव्यमान चेंज हो रहा है? नहीं। मतलब M1 बराबर होगा M1 के, और M2 बराबर होगा M2 के। पहले वाला द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान आपस में क्या रहेंगे? बराबर। पृथ्वी का भी नहीं बदलेगा, ना ही उस वस्तु का बदलेगा द्रव्यमान, तो उतना ही रहेगा ना, भार चेंज हो रहा है। या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं इसको और फॉर्मूला अच्छे से लिख दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे जैसे मैंने कहा कि फोर्स ऑफ अर्थ है, ये क्या है? इसका हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल जी। ये बड़ा वाला M किसके लिए डिनोट करते हैं हम लोग? अर्थ के लिए। छोटा वाला उसकी वस्तु के लिए होता है, और ये जो रेडियस होती है वो क्या होती है? केंद्र से ही तो दूरी होती है। अब हमें F1 दिया गया है, F2 दिया गया है, तो E की जगह मान लिख दो। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा? G M। E का क्या होता है? पृथ्वी का मास, जो चेंज नहीं होगा, ना ही ये चेंज होगा। अपान क्या हो जाएगा? ये पहला फॉर्मूला है। अगर हम इसी का दूसरा फॉर्मूला कन्वर्ट करें F2, तो क्या हो जाएगा? G, मास भी उसका पृथ्वी का सेम रहेगा और अर्थ का भी सेम रहेगा, और क्या दूरी ही तो केवल चेंज हो रही है। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करा देंगे, क्या करा देंगे? कंपेयर करा देंगे। या फिर अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये वाला पक्ष पूरा बराबर हो जाएगा कि नहीं? ऐसे कर लो, या फिर समीकरण इसको 1 मान लो, समीकरण इसको 2 मान लो। दोनों समीकरणों को जब मैं भाग दे दूंगा, भाग दे के बताऊं तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो F1 अपॉन F2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर क्या होगा? G MEM अपॉन R1 स्क्वायर, और बड़ा वाला क्या होगा? G MEM अपॉन R2 स्क्वायर, यही होगा। अब देखो, ये से ये आपस में कट जाएगा कि नहीं? ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो जाएगा? R2 अपॉन R1, दोनों में स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली हमारे पास क्या आया? F1 अपॉन F2
R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। यही तो आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे पहले। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब बात समझना, फोर्स हमारा कितना लग रहा है, पहले 50 था, अब उसका क्या हो गया है, आधा मतलब 25 हो गया है। पहले रेडियस हमने कितनी मानी थी, x, दूसरी रेडियस कितनी हो जाएगी। अच्छा एक चीज आपको और समझना है, ये जो रेडियस है ना, ये हमें नीचे दी गई है, आरी 6400 किलोमीटर दी गई है ना, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या आरी 64, तो पहले कितने में रखा रहा होगा, ये 6400 किलोमीटर में रखा रहा होगा। हमने जो x माना था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये कितना है हमारा 6400 किलोमीटर। अब हमें सॉरी, ये R2 तो हमें निकालनी है ना, R1 हमारी है क्या 6400 किलोमीटर, और इसका क्या है, हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब देखो, इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इधर R2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इधर 64 का क्या हो जाएगा स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इसका गुणा इधर करा दो, तो 64 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 64 का वर्ग कितना होता है, 64 गुणे 64 का 4 चौको 16, 6 चौको 24, 24 दूना 48, 1 49 की 9 हाथ में 4, 6 36 4 40, मतलब कितना आ गया 40 96 इंटू 2। अब इधर हमें R2 का मान निकालना, तो इधर स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ मुझे, लगेगा कि नहीं लगेगा। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो 924 किलोमीटर का आंसर आएगा। ये क्या है आपका R2। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है, समझ में आया ना कि R2 कैसे निकालेंगे। अगर देखो मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं, यहां से सीधा ये फॉर्मूला लगा देते, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया, सीधा फॉर्मूला लगा देते, F1 दिया था, F2 दिया था, R1 आपको दिया था, R2 आपको निकालना था, सॉल्व करके निकाल ले तो आपका इजीली आंसर आ जाता। लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आए वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। क्या ये समझ में आया, इतना बड़ा सा जो लेंदी क्वेश्चन, लेंदी नहीं है एक्चुअली में, यही चीज सारी लेंदी हो गई है, बस मैंने बताया था इस प्रकार का। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसके बाद, नोट कर लो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 9, चैप्टर है ग्रेविटी, आंकिक प्रश्न करवा रहे हैं, बुक है बालाजी, क्वेश्चन नंबर है 9वां। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया पत्थर, हाइट कितनी है, ऊंचाई जो दी गई है वो h है, फ्री फॉल नीचे गिर रहा है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, स्वतंत्रता पूर्वक कब गिरा होगा, जब कहीं ये ऊपर टंगा होगा, और जब ये छोड़ा गया होगा तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा u, या फिर यहां पे सीधा सीधा लिख दो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि टाइम, समय कितने समय बाद टकराता है, ये 5 सेकेंड बाद। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, इसी हाइट को मेजर करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब न्यूटन ने अपने 3 समीकरण दिए थे, ये वाले v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ये 3 समीकरण इन्होंने दिए थे। अच्छा ये कब दिए थे ये बताओ, ये तब दिए थे जब कोई गाड़ी एक्सेलरेट हो रही होती है, जब कोई गाड़ी चल रही होती है, रुक रही होती है, कम हो रही होती है, जो भी है। लेकिन जब इन्हीं समीकरणों को ग्रेविटी के सापेक्ष देखा गया, किसके सापेक्ष, ग्रेविटी, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या बन जाती है आपकी, ये आपकी हाइट बन जाती है। एक हिसाब से हाइट, ऊंचाई देखा जाए तो दूरी ही तो होती है ना, हाइट बन जाती है। और जो ये एक्सीलरेशन होता है, ये कितना बन जाता है, पृथ्वी का एक्सीलरेशन जो ये फिक्स रहता है 9.8, और जो एक्सीलरेशन जहां ये प्लस है, क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपनी ओर खींच रही होती है, एक्सीलरेशन हमेशा मतलब निगेटिव लगता है, तो ये जो प्लस है वो क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। कई बार मैंने समझाया है। तो हमारे जो नए फॉर्मूले बनेंगे, प्रारंभिक वेग चेंज नहीं होना है, अंतिम वेग चेंज नहीं होना है, प्लस की जगह माइनस जीटी, ये ग्रेविटी की सापेक्ष पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण बात कहूं, हाइट, प्रारंभिक वेग जीरो, जो डिस्टेंस है वो हाइट में चेंज हो जाती है, प्रारंभिक वेग चेंज नहीं होना, टी चेंज नहीं होना, प्लस है तो माइनस 1/2 जीटी हो जाता है।
और यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो मतलब ये तीनों, हाँ ये टी स्क्वायर कर दो, ठीक है, समझ में आया ना। ये ऐसा क्यों हुआ पता है ना, ये जी माइनस लेके आया और प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया माइनस, क्योंकि ये हमेशा किसको मेजर करता है, घसीटने को मेजर करता है, किसको करता है, जी हमेशा क्या बताता है, पृथ्वी अपनी ओर घसीट रही है, मतलब वो वेग कम कर रही है। समझ में आई बात की नहीं। और जो ये डिस्टेंस होती है वो हाइट के सापेक्ष की जाती है। अब यहाँ पर कौन सा लगेगा, देखो हमें हाइट ज्ञात करनी है, हाइट हमारी ये तो दूसरे में है तो तीसरे में, तो पहला समीकरण तो हम वैसे भी नहीं लगाएंगे। अब समझना, हमारे पास समय है, अब देखो समय यहां पे कहीं पे नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। कौन सा समीकरण लगा, तो क्या लिखेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से। अब जब द्वितीय समीकरण है तो h बराबर क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा u यहां पे क्या है, जीरो, u हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग जीरो, तो जीरो रख दो, माइनस, अब समझना यहाँ पे सॉल्व करो, h बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, माइनस 1/2, g का मान कितना होता है 9.8। अच्छा t का मान कितना है, समय कितना ले रहा है 5 सेकेंड, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा कि नहीं, 25 का 5 का वर्ग। अब इससे इसको काटो जरा सा, कितना आ जाएगा, दो चाको 8 पॉइंट नहीं, मतलब 4.9 आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ मुझे। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइट हमारी फाइनली कितनी निकल के आएगी 4.9 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि ये तो जीरो था, ये खत्म हो गया, ठीक है बात समझ में। और ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये माइनस क्या बता रहा है कि आपकी हाइट क्या है, कम हो रही है, मतलब नीचे की ओर हो रही है, समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है, इसी का गुणा करा लो, तो 55 25, 25 गुणे 49 करो जरा सा, कितना आंसर आ रहा है, 25 नहीं है, कितना होता है 135, यदि 5 हाथ में आया 13, 25 चौको 100 और 13 कितना हो जाएगा 113। कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक के बाद इसमें दशमलव लग जाएगा। तो फाइनली आपका कितना आ गया 113.5 मीटर, ठीक है बात समझ में आई आपको। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।